हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी के लिए उसकी बेस्ट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बेस्ट तैयारी के लिए आप लोगों के लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। आप लोगों को रिसेंट अपडेट्स जो कि आपकी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर है, एग्जामिनेशन होती हैं, नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी होती है, रिजल्ट होती है, उनके बारे में आप लोगों को जल्दी से जल्दी और रिसेंट और सटीक अपडेट आप लोगों को मेडिको नर्सिंग क्लासेस के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी क्रैश कोर्स की क्लास, और क्रैश कोर्स की क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, जो कि लो सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी के पीपल्स के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, और लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना नया सिस्टम हम शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए बिना किसी देरी के आज की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये आप सबके लिए इजी हो। आई थिंक कोई ना कोई टेक्निकल एरर आया है, टेक्निकल एरर ठीक हो चुका है। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है, वो है क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का क्या रहेगा, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स आप सबको याद होगा, बहुत से मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है। बहुत बार आप सबने देखा होगा कि ट्यूबरक्लोसिस है वो वेरियस टाइप का होता है, बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है, बट प्राइमरीली ये किसको अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसको अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्राइमरली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन कंटाजियस डिसऑर्डर है, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड काम में लिया गया है यहाँ पे, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। तो स्टूडेंट हाईली कम्युनिकेबल डिजीज का मीनिंग क्या होता है, वन फर्स्ट वन से अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपना। ठीक है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज होने का मतलब है स्प्रेड स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन, spread in one person to another person very easily, very easily। बहुत ही इजीली, इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये स्प्रेड हो सकती है। मोस्ट मोस्ट कॉमन है कि कम, इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो क्या होगा, देखो, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होगा वो होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट रूट ऑफ, ड्रॉपलेट रूट में जब सांसने या छींकने से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, वो पार्टिकल्स के थ्रू ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन के अंदर ये क्या कर सकता है, स्प्रेड, ये डिजीज है वो क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, किसके द्वारा कॉज किया जाता है, कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। स्टूडेंट्स पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है कि टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, कि क्यूबी का ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ये आप लोगों के लिए क्या आ सकता है, एक एमसीक्यू आ सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक हाईली कंटामिनेटेड यानी हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज होने का मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये बहुत ही स्पीडली ड्रॉपलेट मीडियम के थ्रू ये फैल सकता है। दूसरा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि उसका क्या नेचर है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी कैसी होती है, और साथ के साथ उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ध्यान रखना, जो भी की पॉइंट में भी यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा वहां से डायरेक्ट आप लोगों के लिए एमसीक्यू आ सकता है। ये यहाँ से जो टॉपिक है वो आ सकता है आपका माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हम बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जब हम बात करें, ठीक है, दिस इज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, MT। मैं इतना ही लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी की बात करें स्टूडेंट, तो जब भी हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो आप देखना, मॉर्फोलॉजी के अंदर फर्स्ट वन है नॉन मोटाइल। फर्स्ट वन है नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल होने का मतलब स्टूडेंट्स आप देखोगे, आई थिंक दोबारा कोई टेक्निकल एरर आ गया है। आई थिंक हमारा टेक्निकल एरर अब ठीक हो चुका है। हम बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की मॉर्फोलॉजी की बात करें स्टूडेंट, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जस्ट एक ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं अपन की। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है माइक्रोबायोलॉजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मॉर्फोलॉजी देखें तो जो हम नेक्ड आई से जो देख सकते हैं ना, वो सारी चीजें क्या होती हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। हर लाइन के अंदर आप लोगों के लिए क्या बन सकता है, MCQ बन सकता है। क्या बन सकता है, MCQ बन सकता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, नॉन स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया है। नॉन स्पोरुलेटिंग का मतलब है डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर, डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर, वो स्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं करता। तो आपके साथ क्या एरोबिक बैक्टीरियम, एरोबिक बैक्टीरियम का मतलब क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरियम का मतलब ये होगा स्टूडेंट, stay live और required oxygen to survive। ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसको सरवाइव करने के लिए, किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एरोबिक बैक्टीरिया मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये अपनी जो इन्फेक्शन है वो कोज कर सकता है, बिना ऑक्सीजन के ये जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कुछ मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट जो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट कॉमनली पल्मोनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करता है, पल्मोनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करेगा, पल्मोनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। और पल्मोनरी सिस्टम में भी किसको अफेक्ट करेगा, अपर लोब को अफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से MCQ बन रहा है कि मोस्ट कॉमनली जो टीबी है वो किस लंग्स के किस पार्ट में देखी जाती है, ये आपके लिए MCQ बन रहा है। तो अपर लोब के अंदर देखी जाती है जी, क्यों, ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई क्यों अपर लोब में, क्यों, क्योंकि अपर लोब के अंदर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है स्टूडेंट, हाईएस्ट होता है। अपर लोब के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन। और हाईएस्ट कंसंट्रेशन की वजह से ही जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो लंग्स के अपर लोब को सबसे ज्यादा क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट MCQ और मोस्ट पॉइंट है ये जी, ठीक है। इसमें क्या है देखना, इसमें ये बताया गया है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो जरूरी नहीं कि लंग्स को ही अफेक्ट करे। हाँ, एक लाइन हमने ये बात बोली अभी अभी अब मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। एक लाइन हम मानते हैं इस बात को कि लंग्स को वो प्राइमरली अफेक्ट करेगा। प्राइमरली मतलब अगर सबसे ज्यादा फेवरेबल जो कंडीशन उसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए अगर कहीं होंगी तो वो कहाँ होंगी, वो होंगी आपके लंग्स के अंदर। लंग्स में कहाँ, अपर लोब के अंदर। लेकिन ये और भी अदर सिस्टम्स को भी ये क्या कर सकता है, अदर ऑर्गन को भी ये क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गन, ब्रेन, इंटेस्टाइन, पेरिटोनियम, किडनी, जॉइंट्स एंड लीवर, इन सब को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए MCQ आएगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग के अलावा कहाँ कहाँ अफेक्ट कर सकता है। तो ये आप सबको ये जो साइट है वो सारी साइट्स आपको क्या रखनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये सारी साइट्स आपको क्या रखनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी, बिकॉज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ देखने को मिलेगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की टीबी हो सकती है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पोर्ट्स स्पाइन बोलते हो, स्पोर्ट्स स्पाइन, ठीक है जी, स्पोर्ट्स स्पाइन बोला जाता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन की टीबी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है इंटेस्टाइन की। और पेरिटोनियम की टीबी जरूर हो सकती है, बोलते हैं ना पेट की टीबी, ठीक है, बोला जाता है ना पेट की टीबी, पेट की
टीबी की फलाने फलाने को तो पेट की टीबी हो गई है, ठीक है। तो पेट की टीबी का मतलब है इंटेस्टाइन और पेरिटोनियम को अफेक्ट किया है। किडनी को अफेक्ट कर सकता है, जॉइंट और लीवर को भी ये क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। कौन जी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो याद रखना है, ये साइड से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि लोगों को टीबी तो हो जाती है और वो ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छा चल रहा है आजकल डॉट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल ट्रीटमेंट शॉर्ट, ठीक है। ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया हुआ प्रोग्राम है, इसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके द्वारा चलाया गया ये प्रोग्राम है, ठीक है। लोग ट्रीटमेंट तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, 1 या 2 महीने ट्रीटमेंट लेते हैं। 1 से 2 महीने जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनकी जो कफिंग की जो प्रॉब्लम होती है, आप सबने देख रखा होगा, जब बचपन में हम छोटे थे और दूरदर्शन पे टीवी में दूरदर्शन चैनल देखते थे, तो उस समय क्या होता था कि टीबी से रिलेटेड बहुत ज्यादा एड आते थे। अमिताभ बच्चन इसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था कि टीबी का जो लोग इलाज तो शुरू कर लेते थे, लेकिन उस कोर्स को कंप्लीट किए बिना वो क्या कर देते थे, बीच में उसको छोड़ देते थे। और बीच में छोड़ने की वजह से क्या होता था, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो क्या हो जाता, जब आपने ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ दिया उसके बाद वो क्या हो जाता, ड्रग रेसिस्टेंस हो जाता। ड्रग ड्रग रेसिस्टेंट ड्यू टू बिकॉज, किस वजह से होगा ड्रग रेसिस्टेंट? बिकॉज इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट का मतलब है कि वो क्या करते, जो भी इंडिविजुअल टीबी से अफेक्ट होते थे वो क्या करते थे, ट्रीटमेंट शुरू करते थे। 1 या 2 महीने उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन बीच में उस ट्रीटमेंट को छोड़ करके, जैसे ही उनके सिम्टम्स रिलीव हो जाते वो उस ट्रीटमेंट को छोड़ करके चले जाते, ठीक है। फिर दवाइयाँ वो कंटिन्यू नहीं रखते। इस वजह से जो भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो जो दवाइयाँ आपने पहले ली थी, जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स सबसाइड हुए थे, आपको रिलीव मिला था, उन सब के थ्रू उन सब से वो क्या हो जाता है, उन सारी मेडिकेशन के थ्रू, उन सारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के थ्रू वो क्या हो जाता है, स्टूडेंट रेसिस्ट हो जाता है। रेसिस्ट का मतलब अब वो सारी दवाइयाँ उस पर काम नहीं करेगी। अब वो दवाइयाँ अगर आप देते हो तो इंडिविजुअल की टीबी है वो ठीक नहीं होगी। यहाँ पे मैंने भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला आप लोगों के लिए, कि जो टीबी के लिए जो मेडिकेशन यूज की जाती है, जो टीबी के इलाज के लिए, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती है, उन ड्रग्स को बोला जाता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एटीडी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आजकल शॉर्ट फॉर्म में यूज की जाती है एटीडी। एटीडी बांट दो, एटीडी दे आए क्या, ये कर दिया क्या, एटीडी का काउंट कितना है, तो वो सारी चीजें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के लिए बोली जाती हैं। और जब ये रेसिस्ट हो जाता है, जब आपका बैक्टीरिया मल्टी ड्रग्स के जो स्ट्रेन होते हैं, मल्टी ड्रग्स के अगेंस्ट वो स्ट्रेन, वो फिर जो स्ट्रेन है वो क्या कर लेता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर लेता है अपने आप को, तो उसे बोलते हैं अपन मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस स्ट्रेन ट्यूबरकुलोसिस, MDR-TB। MDR का मतलब हो गया है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, MDR-TB। MDR-TB का मतलब क्या हो गया, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस TB। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारी कंडीशन अब आप लोगों को देखने को मिल सकती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्लास के समझने में, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कोज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं? तो रिस्क फैक्टर की सबसे बात करते हैं। रिस्क फैक्टर्स की सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें रिस्क फैक्टर, तो सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर आता है वो आता है लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। क्या आता है? लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ये लोग जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं, जिनकी इनकम कम होती है, जिनकी आय कम होती है, वो लोग जो सैनिटाइजेशन है,
साथ के साथ एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप वाले लोग ऐसे ही नॉर्मली वो एक स्लम्स एरिया में रहते हैं। स्लम्स एरिया में रहने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे जो बहुत सारे बैक्टीरिया जो वो ग्रो करते हैं, और जब ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पे ग्रो करता है तो वो क्या हो सकता है, इजीली इन लोगों के अंदर फैल सकता है, क्योंकि इनका इकोनॉमिक, इनकी मनी प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर इनको प्रॉब्लम होती है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए। तो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप वाले लोगों को दिक्कत आती है। नेक्स्ट है रिफ्यूजी कैंप। रिफ्यूजी कैंप के अंदर क्या होता है, रिफ्यूजी कैंप कब लगाए जाते हैं, जब एक बाढ़ वगैरह आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, उस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट कैंप लगाते हैं, उन कैंप के अंदर लोगों को रखा जाता है, साथ के साथ उनको खाना दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सैनिटाइजेशन। ठीक है, सैनिटेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होता। ठीक है, सैनिटेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल अगर टीबी से अफेक्टेड होगा तो वो क्या, अगर वो जैसे ही टीबी से अफेक्टेड होगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही खांसता छींकता है तो ये जो टीबी है वो पूरे रेफ्यूजी कैंप में फैल सकती है। नेक्स्ट वन है कॉन्टेक्ट विद अनट्रीटेड एंड अनडायग्नोस्ड इंडिविजुअल। अगर मान लीजिए आपका कॉन्टेक्ट किसी अनडायग्नोस्ड और अनट्रीटेड इंडिविजुअल के साथ होता है, कि भाई आप उसके साथ बैठ रहे हो और वो खांस रहा है, आप उसके पास ही बैठे हो, आप वहीं इनहेल कर रहे हो, तो क्या होता है, जब खांसते हैं तो जो पार्टिकल्स निकलते हैं तो वो 5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, और वो सारे पार्टिकल 5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल हम इंस्पिरेशन करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, उनको हम इनहेल कर लेते हैं। उनको हम क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। और इनहेल करने की वजह से हो सकता है कि हमें भी वहां पर टीबी का पेशेंट बनना पड़े। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका किसी भी इंडिविजुअल का, आपको चाहे कोई और इंडिविजुअल हो, उसका अगर किसी टीबी से अनट्रीटेड पेशेंट के साथ, साथ ही साथ एक अनडायग्नोस्ड पेशेंट के साथ, अनडायग्नोस्ड मतलब जिसका डायग्नोसिस नहीं बना, उसको काफी लंबे समय तक खांसी वगैरह टीबी के सिम्टम्स थे लेकिन उसने अपना डायग्नोसिस नहीं करवाया, अगर उसके साथ आपका कॉन्टेक्ट होता है तो डेफिनेट है कि आपको भी टीबी हो सकता है, रिस्क बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर इंडिविजुअल की इम्यूनिटी का, कि माल न्यूट्रिशन है, इसका मतलब माल न्यूट्रिशन अगर कोई इंडिविजुअल है तो इसका मतलब है कि उसकी डिक्रीज इम्यून पावर, डिक्रीज इम्यून पावर, उसका इम्यून पावर है वो क्या हो चुका है स्टूडेंट, कम हो चुका हो, उसका इम्यून पावर है क्या हो चुका होता है, कम हो चुका होता है। इम्यून पावर कम होने की वजह से स्टूडेंट बहुत सारे बैक्टीरिया है वो आपको क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आपको कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शन। मान लीजिए प्राइमरीली आपको कोई लंग्स पे इन्फेक्शन था, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी लो थी और लंग्स की कंडीशन है वो भी काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, और उसी दौरान अगर आपका किसी इंडिविजुअल के साथ कांटेक्ट होता है जिसको क्या है एक्टिव टीबी है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको भी हो सकता है कि कोई एक सेकेंडरी इन्फेक्शन था, इम्यूनिटी लो, देन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने भी आपके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। नेक्स्ट है इम्यून डिस्फंक्शन। अगर आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है स्टूडेंट, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है, उस कंडीशन के अंदर भी आपको क्या हो सकता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है स्टूडेंट HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन है, HIV इन्फेक्शन क्या करता है, destroy the immune system, destroy the immune system, ये इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इन केस ऑफ HIV CD4 सेल्स काउंट, CD4 सेल्स का जो काउंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज वेरी सीवियरली, बहुत ही सीवियरली वो डिक्रीज हो जाता है। तो इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म हुआ रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन ही आपकी बॉडी के अंदर आपको इन्फेक्ट कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा वो बैक्टीरिया या वो बैक्टीरिया वायरस है, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के फेवर के लिए काम कर रहे हैं। कब, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो ये सारे नॉर्मल फ्लोरा क्या करते हैं, बॉडी के फेवर में काम करते हैं, मतलब बॉडी के लिए काम करते हैं।
ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इंटेस्टाइन के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये इकोलाई क्या करता है, विटामिन के सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। ये इकोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, इकोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, विटामिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया किसी भी रीजन की वजह से, इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से, अगर यही इकोलाई आपकी यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक्ट पे पहुंचता है, यूरिनरी ट्रैक्ट पे पहुंचता है, तो ये क्या कर देता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर देता है। क्या कॉज कर देता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या कॉज कर देगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि नॉर्मल के दौरान या इम्यून सिस्टम के दौरान या HIV इन्फेक्शन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन तो उनका बढ़ जाता है। और उस कंडीशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्शन हमें कैचअप कर लेते हैं, हमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। उन्हीं के अंदर ट्यूबरक्लोसिस भी एक इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन है जो कि हमें लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यून सप्रेशन ड्रग्स। कोई भी इंडिविजुअल जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उस इंडिविजुअल को क्या करती है, इम्यून सप्रेशन ड्रग्स के ऊपर रखा जाता है। उस इंडिविजुअल को कहाँ रखा जाता है, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर। और इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर होने की वजह से क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, लो हो जाता है। उसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, लो। इम्यून सप्रेशन का मतलब वो दवाइयाँ जो इम्यून सिस्टम को क्या करती है, डिक्रीज करती हैं। ठीक है, मेडिकेशन आर यूज टू डिक्रीज इम्यून सप्रेशन ड्रग्स। कौन सी है देखना, मेडिकेशन आर यूज टू डिक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल के इम्यून रेस्पॉन्स को कम करने के लिए, जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं, उन मेडिकेशन को हम क्या कहते हैं, इम्यून सप्रेसिव मेडिकेशन। ये कब यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये की जाती है एक तो ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर, ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर में, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर इनका यूज किया जाता है। साथ ही साथ इनका यूज किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ऑर्गन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान इनका यूज किया जाता है। फ्रेंड, आई होप आप लोगों को आज की लेक्चर वीडियो की क्लास है वो समझ में आ रही होगी। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का अगर किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल की किसी भी क्लास से आपको कोई डाउट है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि हम आपको उस डाउट को क्लियर कर सकें और आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी चमका सकें और भी अच्छा बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। बहुत बार एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है कि अगर आप बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड किसी एनिमल बोले तो गाय का दूध अगर आप काम में लेते हो, पीते हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको क्या हो सकता है स्टूडेंट, उस कंडीशन के अंदर भी आपको क्या हो सकता है, आपको ट्यूबरक्लोसिस है वो हो सकता है। बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या हुआ, ठीक है जी, यहाँ पे मैं बात करूंगा आप लोगों से कि बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या हुआ। हम बात करते हैं बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। स्टूडेंट, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस का मतलब हुआ, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस एक प्रकार का है तो ट्यूबरक्लोसिस ही है, बट ये ट्यूबरक्लोसिस इन एनिमल, ट्यूबरक्लोसिस इन एनिमल स्पीसीज। एनिमल स्पीसीज के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, मतलब जानवरों के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी, जानवरों का टीबी,
जानवरों का जो टीबी होता है उसे बोला जाता है बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। अगर आप किसी बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड एनिमल से जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो दूध होगा चाहे वो कुछ और होगा, जो भी आप ले रहे हो, मीट वगैरह जो भी होते हैं, नॉन वेज अगर खा रहे हो, अगर आप जिस भी तरीके से इन एनिमल का कंजम्पशन कर रहे हो, चाहे वो मीट वगैरह खा करके कर रहे हो, मतलब नॉन वेज खा करके कर रहे हो, चाहे फिर आप दूध पी करके कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर वो एनिमल बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड है, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस का मतलब जानवरों का टीबी, अगर वो जानवरों के टीबी से अफेक्टेड है तो हो सकता है कि वो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस आपके अंदर भी क्या हो जाए, ट्रांसफर, वो भी बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस क्या हो जाएगा, आपके अंदर भी ट्रांसफर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। स्टूडेंट, इसको आप MCQ और मॉस दोनों लगा लो, बिकॉज इस ट्यूबरक्लोसिस यानी कि सीधा क्वेश्चन आएगा बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस इन मीनिंग, यानी बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस का मीनिंग क्या होता है, या एनिमल्स में किस प्रकार का टीबी होता है, तो एनिमल्स में जो टीबी होता है उसे क्या बोला जाता है। ये सारे बहुत सारे MCQ को घुमा घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है, बट मेडिको नर्सिंग क्लासेज आप सबके साथ है। ये सारे जो भी जितने भी ट्रिक्स हैं एग्जामिनर की जो आपको घुमाने की, उन सब ट्रिक्स को हम बताएंगे आप लोगों को और आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाएंगे। तो आप ये याद रखो कि बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस का मतलब है जानवरों का टीबी। अगर जानवरों का टीबी इंसानों में हो रहा है, ठीक है, तो कब होगा, वो दूध वगैरह का कंजप्शन करने पे, मीट वगैरह का कंजप्शन करने पे आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, an individual who receives KBCG vaccine will have a positive tuberculin test result and should be evaluated for tuberculosis with a chest factor। ठीक है, ऊपर वाले ये जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, उसमें जो बताई गई बात है, उसमें जो बताया है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने BCG का वैक्सीन लिया है, अगर किसी इंडिविजुअल ने BCG का वैक्सीन लिया है, तो BCG क्या, लाइव वैक्सीन है, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल ने BCG का वैक्सीन लिया है, क्या लिया है, BCG का वैक्सीन लिया, अगर BCG का वैक्सीन लिया है तो उसका ट्यूबरकुलिन स्क्रीन के टेस्ट है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। मैं आपको बताऊंगा जब हम टीबी के टेस्ट के बारे में बात करेंगे, मैं आपको एक सरफेसली नॉलेज जरूर दूंगा ट्यूबरकुलिन स्क्रीन टेस्ट के बारे में। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे वो मैं सब आप लोगों के साथ डिस्कस करके दे चलो। तो BCG वैक्सीन के अगर किसी इंडिविजुअल ने BCG वैक्सीन लिया है और उसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है। अगर वो पॉजिटिव आया है तो उसके रिजल्ट को आप क्रॉस चेक करो किसके साथ, टेस्ट एक्सरे के साथ। क्या करोगे, टेस्ट एक्सरे के साथ। अगर BCG वैक्सीन के बाद पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट आ रहा है, किसी भी इंडिविजुअल का पॉजिटिव स्किन टेस्ट जो पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है स्टूडेंट, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, उस कंडीशन के अंदर आपको टेस्ट एक्सरे करवा करके देखना है कि टीबी के जो गॉन कॉम्प्लेक्स बने हुए होते हैं, टेस्ट एक्सरे के अंदर जो चेंजेस आते हैं, क्या वो चेंजेस उस इंडिविजुअल के अंदर है, क्या उस इंडिविजुअल के एक्सरे के अंदर वो चेंजेस है जो एक एक्टिव टीबी वाले पेशेंट के अंदर होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप उससे जानकारी हासिल कीजिए, हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू आप उससे पता लगाइए कि क्या आपने रिसेंटली कुछ दिनों में, कुछ महीनों के अंदर अगर आपने BCG वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं लिया। इससे आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से डायग्नोस कर। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। जो इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है ट्यूबरकुलोसिस पे उसकी बात करें तो मोस्टली ये जो ट्यूबरकुलोसिस है वो असिम्टोमेटिक होता है, एसिम्टोमेटिक इन प्राइमरी इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली एसिम्टोमेटिक होता है। एसिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है, एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि ये इतनी जल्दी ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्ट होने के बाद ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन ही आपको खांसी शुरू हो जाएगी, जी नहीं, बहुत लंबे समय तक इन्फेक्टेड रहने के बाद आपको खांसी शुरू होगी और तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका हुआ होता है, आपकी टेस्ट की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। दूसरा, नॉर्मली क्या होता है, अगर थोड़ी सी खांसी हुई है, शुरू भी हुई है, तो हम आजकल की कंडीशन के अंदर हम खुद भी इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि हमने अपने आप को सीरियस नहीं ले रखा, बाकी सबको हमने सीरियस ले रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस खांसी को सीरियस नहीं लेते और वो थोड़ा बढ़ते बढ़ते वो टीबी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है, प्राइमरली एसिम्टोमेटिक होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। दूसरी बात करें, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं टीबी के अंदर, तो फैटिग और लेथार्जी सबसे ज्यादा पेशेंट के अंदर फील होता है क्योंकि पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल है वो डिजीज कंडीशन, जैसे जैसे डिजीज कंडीशन बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो क्या होता जाता है, कम होता
जाता है, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या होता जाता है स्टूडेंट, कम होता जाता है। आपने सबने देखा होगा, अगर आपने कभी किसी ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड पेशेंट को अगर आपने कभी देखा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने देखा होगा कि ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट का वेट लॉस सबसे ज्यादा होता है। वेट लॉस उसको पता भी नहीं लगता और वो उसका वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, वेट लॉस होने लग जाता है। दूसरा एनोरेक्सिया, अब पेशेंट पूरे दिन खसखस करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, वो खाना भी नहीं खा पाता है, वो ढंग से खाना भी नहीं खाता है, खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, वेट लॉस हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लो ग्रेड फीवर रहेगा ट्यूबरक्लोसिस के अंदर और चिल्स आने के चांसेस रहते हैं। लो ग्रेड फीवर और चिल्स है, वो एक भी इम्पोर्टेंट साइन है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर एंड चिल, ये किसका इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है, किसका इम्पोर्टेंट सिम्टम, ये है सबसे बढ़िया। मैं बताता हूँ आपको, मलेरिया। हाई ग्रेड फीवर और चिल्स है तो इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। ठीक है, और लो ग्रेड फीवर अगर इंडिविजुअल को कंसिस्टेंटली, कांस्टेंट कांस्टेंट लो ग्रेड फीवर मीन्स इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, टाइफाइड। इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, टाइफाइड। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट स्वेटिंग। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है स्टूडेंट, लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस और एनोरेक्सिया और नाइट स्वेटिंग, ये ट्यूबरक्लोसिस के क्लासिकल सिम्टम्स है। नाइट स्वेटिंग हो रही है, इसका मतलब है टीबी में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है कि नाइट स्वेटिंग हो रही है, कपिंग है, इंडिविजुअल का वेट भी लॉस हो रहा है, साथ के साथ इंडिविजुअल को लो ग्रेड फीवर है, तो कौन सी डिजीज कंडीशन होने के चांसेस है, तो कौन सी डिजीज होने के चांसेस है स्टूडेंट, उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे का, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मैनेजमेंट है, ठीक है, वो सारी इंटरवेंशन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रेश कोर्स की क्लास में आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।